एक डाउट आता है जब हम ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी के बेसिस पर। डाउट ये होता है कि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ डिराइव करते समय यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन मीन फ्री पाथ लैम्डा ट्रैवल करता है इन रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट 0 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd तक बढ़ती है और फिर कोलिजन होता है और इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन लूज करता है। फिर से उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में 0 से vd बढ़ती है। तो 0 से vd लैम्डा पाथ ट्रैवल करते ड्यूरिंग टाउ रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी vd, लेकिन असल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। तो अगर हम मीन फ्री पाथ चलते हैं टाउ टाइम में, तो हम इस ड्यूरेशन में जो एवरेज स्पीड, क्योंकि लैम्डा और टाउ ये दोनों टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, तो ऑन एन एवरेज दो कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस है लैम्डा और एवरेज टाइम है टाउ। ये 0 से vd, इसमें एक्चुअली ये 0 से v वेलोसिटी है और इन सारी v वेलोसिटीज का एवरेज है vd। तो आप इसको vd नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 0 से कोई वेलोसिटी, मान लो v नॉट, तो 0 से v नॉट वो गेन करता है और ऐसा हर कोलिजन में ऐसा 0 से v के आसपास की वैल्यूज़ वो हर कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जितने कोलिजन्स हुए उसमें जितनी उसने वेलोसिटीज़ दो कोलिजन्स के बीच में गेन की, उन सब वेलोसिटीज़ का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और जब हम लैम्डा को डिफाइन करते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। हम मीन फ्री पाथ को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स। हम रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स। तो जब हम एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और उसको डेफिनेशन के बेसिस पर होना चाहिए vd, एवरेज डिस्टेंस कितना इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन्स के बीच में ले रहा है लैम्डा, और एवरेज टाइम कितना है टाउ। तो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट ये ऐसे डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ये डिफाइन हुई है कि vd इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाउ टाइम में वो a एक्सेलरेशन से जो वेलोसिटी गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो vd है। अब ये vd इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है टाउ टाइम पर, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है। तो अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, आप उनके डेफिनेशंस के स्टेटमेंट्स और कंडीशंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे हिसाब से ये करेक्ट डेफिनेशन है।
ये करेक्ट फॉर्मूला है, ना कि ये। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप इससे डिफ़ाइन करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फॉर्मूला यूज़ करके आप ओम्स लॉ यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है। हम कहते हैं कि I इज़ NEA VD, so VD is I upon NEA, ठीक है। अब लेम्डा को हम कहेंगे, लेम्डा क्या है? यूजिंग द फॉर्मूला S is equal to UT plus half AT स्क्वायर। हम लोग एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स को यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि हाफ AT स्क्वायर। सो हाफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन T स्क्वायर। और फिर इस लेम्डा को उठाकर यहाँ VD के डेफिनेशन में रखते हैं, तो VD is equal to I upon NEA और lambda is equal to half F upon ME T square यानी tau square upon tau। ठीक है, तो F की जगह हम रखेंगे E into इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन अपॉन लेंथ ओवर विच दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, टाउ, हाफ E V अपॉन L टाउ और यहाँ I अपॉन NEA। V अपॉन I हो जाएगा जो कि रेजिस्टेंस है और जो कि ओम्स लॉ है। ये हो जाएगा आपका हाफ NE स्क्वायर A अपॉन MEL, ये V अपॉन I नहीं, V अपॉन I है तो ये उधर जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे MEL। तो ये हो गया MEL 2 और V अपॉन I है तो ये E नीचे जाएगा, टाउ नीचे जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ। तो R resistance which is V upon I will be this much, and then we analyze that M, N, E, A, L for a specific conductor are fixed. Then only tau depends upon temperature. So if you don't change the conductor, don't change L, don't change A, don't change temperature. If physical conditions and temperatures are constant, then V upon I, that is the resistance of the conductor, is a constant. This is Ohm's law. But here 2me upon NE square tau L upon A. This is specific resistance rho. In this case there is a 2, but if you take this definition, then the same formula will take the form I is NEA VD. So VD is I upon NEA, and then we will write VD is A tau, that is F upon ME tau, that is E capital E upon ME tau, which in turn will be EV upon MEL tau,
and this expression we will put here. EV upon MEL tau is equal to I upon NEA. So now V upon I, the same expression will be V upon I is MEL tau upon NE square A. Now the change is that in this expression there is two number, the constant 2 is not here, which is present in this expression. So my student has asked me that which expression we should take correct, and while taking this explanation in class I mentioned this problem that at some places, most of the places, this definition is used in most reputed books. Most reputed authors used this velocity, definition of drift velocity, as the base to derive this formula, and it's logical also. If you take this derivation, then drift velocity is at instant tau, at time t or after time t, this is the velocity. So actually here they have to take the average velocity of this duration, which will be 0 plus Vd by 2, which is very raw method to derive this drift velocity. 0 plus this velocity by 2, that will be average velocity of the time interval tau, and then we have to use this formula, taking Vd as expression, this expression upon 2. So 2 will be there also. But when I was explaining this derivation, I already discussed this problem, that this presence of 2 and absence of 2 is there, and you should take this definition as the standard definition, no matter that 2 is here and in your textbook 2 is not here, but you take this formula as the standard and correct formula. So this is the explanation I am doing again, that take the average velocity of the electron while colliding with each other and colliding with the lattice atoms, and that average velocity will be total distance upon total time. Total distance is the average distance between two collisions, and this is average time between two collisions. So this is the right way to solve this derivation, to derive this expression.